हेलो, नमस्ते। आज हमारा हिंदी प्रोग्राम है मंडे। और मैंने बोला ना आपको कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हर प्रोग्राम जब मैं हिंदी में करना चाहती हूँ, ऐसे लोग को बुलाती हूँ जिसका हिंदी बहुत अच्छा है। जैसे लखनऊ से है या गुजरात से है या कहीं से है जिसका हिंदी बहुत अच्छा है। तो आज हमारा गेस्ट है मानवेंद्र सिंह शेखावत। एंड ही इज़ द वो होटलियर है। जैसलमेर में सूर्यगढ़ और बीकानेर में ऐसे बहुत होटल्स है उसके। तो आज हम उससे बात करेंगे कि उसका क्या चल रहा है होटल बिजनेस में और नया क्या आ रहा है इसमें आता है, उसके लिए एक अच्छी सोल्यूशन भी आती है। तो इसीलिए आज हम पूछ लेंगे मानवेंद्र से कि वहाँ क्या चल रहा है। हाय मानवेंद्र। हाय लक्ष्मी, हाय। हाय। सब काला काला दिख रहा है वहाँ। आपका शर्ट, आपका पीछे एवरीथिंग इज ब्लैक। इज तो माय फेस नॉट विजिबल? यस, खाली आपका फेस इज वाइट। तो ओके। आज हम द फर्स्ट टाइम हम पांच पांच साल से हमारी मुलाकात हुई, पहली बार हम हिंदी में बात करेंगे आज। तो अभी पूरा प्रोग्राम हिंदी में, इसीलिए मैं सबको बोल रही हूँ, आपको इसीलिए चुना क्योंकि आपका हिंदी मेरे से काफी बहुत अच्छा है। तो ज्यादा आप ही बात कर लीजिए प्रोग्राम में। तो धन्यवाद लक्ष्मी मुझे बुलाने के लिए। या यू कैन सी ईद का चांद, कोई बोल रहे हैं ईद का चांद दिख रहा है आपके या में। या और आप पीछे, या ग्रेट जी ग्रेट, आप जी बैठे हैं। जी। आ, ओके। ओके ग्रेट। तो अ, मानवेंद्र, आप अभी 2 महीने से, एटलीस्ट 1 महीने आप सूर्यगढ़ में थे, आपका होटल में। अ, जी मैं जितने जी रूम मैं से जितने रूम से आप अकेले थे वो पूरे होटल में। और कोई बोल रहा था कि पर पर्सन कितने स्टाफ हो सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा है, पूरा 300 लोग वहां काम करते हैं होटल में। सब लोग खाली आपका देखभाल कर रहे थे। आ, और आपका आपका फैमिली का। तो आ, बोलिए कि ऐसा एज ए होटेलियर आपका क्या ख्याल है? अभी ये कोविड कोई ने एक्सपेक्ट नहीं किया, आप एक्चुअली प्लान कर रहे थे समर में भी होटल खुला रहे, कुछ नया नया प्रोग्राम्स करे करके बहुत प्लान किए थे हम सब मिलके। जी लेकिन जी सब चेंज हो गए। तो जी आ, तो कैस आप एक होटलियर के पर्सपेक्टिव से आप बोलिए कि लास्ट 2 मंथ्स कैसे थे आपको? आपको क्या सोच आए, क्या नया करना चाहिए अभी? तो थोड़ा बोलिए, पास महीना जी 2 महीना कैसे थे आपके लिए? जी। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं 1 महीने से नहीं, मैं 2 महीने से होटल में था। हम लोगों या को 18 मार्च को लोकल अथॉरिटीज ने बोल दिया था कि आप होटल का जो व्यवसाय है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आपको अपने गेस्ट को कैंसलेशन करने पड़ेंगे। सो हम्म, हम लोगों का जो पिछला सीजन था वो हम लोगों के इतिहास का अभी तक सबसे ज्यादा अच्छा, सफल, संपूर्ण सीजन था। बहुत संघर्ष वाला सीजन था, बट बहुत संगठन वाला सीजन था और बहुत हम्म, सफलता वाला सीजन था। हम्म, ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, कि हम लोगों को ऐसे मतलब ये जो पिछले साल हुआ वो हम लोगों की 10 साल की हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुआ था। इतना हम लोगों हम्म, ने, टीम ने इतना बढ़कर, अपने आप से बढ़कर जो काम कर सकते हैं, बहुत शिद्दत, बहुत लगन के साथ में उन्होंने काम करा। तो जो पहले 10-15 दिन थे लॉकडाउन के, वो तो हम लोगों हम्म, की टीम इतनी एग्जॉस्टेड थी कि वो हाँ, 1.5-2 हफ्ता तो मेरे हिसाब से कैसे निकले किसी को पता भी नहीं लगा। हम्म, क्योंकि सीजन इतना बिजी था कि वो जो पहले 15-20 दिन थे वो बहुत मच रिक्वायर्ड रेस्ट जो होता है वो स्टाफ के हम्म, लिए था। लेकिन हम जानते थे कि जो आगे चुनौती आ रही है वो काफी गंभीर है और बहुत जल्दी से निकलने वाली नहीं है। तो हम लोगों को पता था कि
जो होटल व्यवसाय है कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड व्यवसाय वही रहेगा। हम्म। और हम लोगों ने इंटरनली डिसाइड करा कि अभी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है उस पार जाने की। ये हम्म। कोविड और अभी के हमारे जो कोविड के बाद की दुनिया है और अभी की जो दुनिया है उस दुनिया के अंदर हर कोई पहुंचने वाला नहीं है। हम्म। बहुत व्यवसाय फेल होंगे, बहुत व्यवसाय फेल हो रहे हैं, बहुत से लोगों की जॉब जा रही है, पूरी दुनिया भर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। तो हम लोगों की पहली कोशिश जो है सब लोगों की वो है कि दूसरे पार हम किस तरह पहुंच जाएं। और वो करने तो के लिए दूसरा सब पार लोगों कब आती है? ये 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद किसी दूसरा को नहीं पार पता, पता किसी को नहीं नहीं अभी। किसी को भी नहीं पता है। जो बोल रहा है वो सिर्फ प्रेडिक्शंस है। जो हम्म। स्थिति है वो इतनी डायनामिक है कि वो रोजाना चेंज हो रही है, वो हम्म। रोजाना बदल रही है। कभी कहीं पे डिस्कवरी, कहीं पे क्या शेयर मार्केट, मतलब आपको पता नहीं लग रहा है कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठने वाला है। तो करेक्ट। सब लोग प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज रेगिस्तान की जो भूमि है वो सिखाती है, वो ये सिखाती है रेजिलियंस, करेक्ट। सहनशीलता और संघर्ष। ये रेगिस्तान की जमीन सिखाती है। तो हम लोगों ने बस वो सोचा कि मानो कि कुछ भी नहीं होगा, मानो कि अक्टूबर तक कोई एक गेस्ट नहीं आने वाला है, मानो कि जो बिजनेस है वो पिछले साल के मुकाबले हम सिर्फ 30% करेंगे, अगर करेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों की जो कॉस्ट है उसको हम लोग कैसे कम कर सकें। हम लोगों ने एक भी एम्प्लॉय को ये नहीं बोला कि आप निकल जाइए या फिर कुछ करिए। हम लोगों ने कहा कि सब पहले 4 रोटी खा रहे थे, चलो 2 रोटी खा के काम चला लेते हैं, अपन सबको मिलके बस दूसरे साइड में किसी तरह पहुंचना है। और हम लोगों करेक्ट। का स्टाफ के साथ में बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन था कि हम लोग एज अ कंपनी इस साल सिर्फ अभी इस पीरियड को लास्ट करने के लिए जो हमारे लिमिटेड रिजर्व्स बचे हैं उसमें आपके प्लेट पे और आपकी फैमिली के प्लेट पे 3 वक्त की रोटी डाल दें। अभी सिर्फ वही कर सकते हैं हम। और वो करेक्ट। चीज उतनी जब मजबूती हम लोग एज अ कम्युनिटी, होटल कम्युनिटी लेकर आएंगे तब निश्चय ही हम लोग दूसरे साइड में पहुंच पाएंगे। उसके अलावा करेक्ट। बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिसपे काम कर रहा है ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंडिंग। लेकिन जो मेरे हिसाब से इस पीरियड की सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात रही मेरी टीम के लिए, मेरे लिए, हम लोगों को एक मौका मिला जो हमें मौका कभी नहीं मिला था। ये मौका कि आप जो हर एक जो चीज कर रहे हो उसकी रीजन, उसकी सार्थकता क्या है, वो गंभीर रूप से विचारने का मौका मिला, जो ये मौका कभी पहले नहीं मिला था। करेक्ट। और इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है जब भी हम वो दूसरी पार पहुंचेंगे, ये जो पीरियड होगा कोरोना का, वो एक स्वर्णिम पीरियड होगा हम लोगों के इतिहास के अंदर। क्योंकि ये पीरियड करेक्ट। विल बी अ गोल्डन पीरियड इन आवर हिस्ट्री टू, कि हम लोगों ने वो सब चीजें करी जिससे जो नींव होती है किसी भी प्रतिष्ठान की वो मजबूती से कैसे रखी जाए। उस नींव पे हम लोगों ने इस 2 महीने में, 3 महीने में बहुत काम किया है। और मुझको करेक्ट। लगता है कि इसकी जो फल है हम लोगों को आने वाले सालों के अंदर जरूर मिलेगा। दूसरी चीज करेक्ट। हम लोगों ने ये करी कि जो एक, अगर कोई सूर्यगढ़ आएगा तो उससे पहले वो लोग देखेंगे कि मैं जैसलमेर कैसे जाऊं, कोई नरेंद्र भवन आएगा तो वो देखेगा कि मैं बीकानेर क्यों जाऊं पहले। तो डेस्टिनेशन लेवल पे लोकल ब्यूरोक्रेसी के साथ में काम करके, लोकल कम्युनिटी के साथ के अंदर काम करके, आप जानते हैं मैं जो जैसलमेर समर करेक्ट। प्रोग्राम चालू करने वाला था उस चीज के अंदर वो संगठित प्रयास से डेस्टिनेशन की सबसे ज्यादा अनमोल चीजें क्या है वो सब या। डॉक्यूमेंट हम लोग कर पाए इस पीरियड के अंदर कम्युनिटी की हेल्प से। और दूसरा कि अब आने वाला जो युग आने वाला है, जो पोस्ट कोरोना युग जिसको बोलते हैं, उस युग के अंदर एज अ डेस्टिनेशन हम लोग संगठित होकर सबसे अच्छी चीज दुनिया को क्या बता सकते हैं। तो वो करेक्ट। हम लोगों ने फंडामेंटल लेवल पे डेस्टिनेशन के ऊपर और होटल के ऊपर मेरे को लगता है बहुत काम करा है और कर रहे हैं हाँ। गोइंग हाँ। फॉरवर्ड। तो ये हम लोगों की जर्नी रही। मैं आपको वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि जो डेजर्ट्स होते हैं जो एक संघर्ष, सहनशीलता सिखाते हैं, मेरे को लगता है मेरी जो टीम है उसने
बहुत वो जो एक एक भाव है उसको अपने आप में एकदम उतार के और उसके साथ निरंतर काम कर रहा है। और मेरे हिसाब हाँ, से मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। और इसी वजह से जब ये जो पोस्ट कोरोना युग है उसके अंदर मैं इस पीरियड को सबसे स्वर्णिम पीरियड हम लोगों की होटल के इतिहास का मानूंगा। एंड आप करेक्ट बोला कि जहाँ कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हम्म, वहां लोग जीते हैं इतने शानदार से, इतने हाँ, खुशी से। ऐसा फोर्ट बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं। और बहुत भी लिखा हुआ है कि जहाँ पानी नहीं है वो इतना अच्छा कंजर्व करते हैं जी जी पानी, जी। तो ऑब्वियसली ये कुछ नया नहीं है, वहां का कुछ नहीं था, अभी ये या सब है। अभी लोग आएंगे, ठीक है, संभाल लेंगे। जी। लेकिन आप ए, ए, मुझे एक चीज लग रहा है, आज पिछले 2 महीने से लगा कि ऐसा कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हमारे हम्म, जिंदगी में कि ऐसा वक्त आएगा ताकि हम बाहर भी नहीं जा सकते, किसी हम्म, से नहीं मिल सकते, किसी से कुछ भी हुआ तो कहीं ना कहीं सब लोग साथ में रहते थे, या ऐसा कुछ। अभी किसी से बात करना है, नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, ऐसा। अभी मुझे लगा कि अगर हम जैसी जगह ठहरे हुए, जहाँ जो सब लोग हमको चाहिए वो लोग भी है, हम यहाँ हम्म, एक धनी जैसा इसमें है, तो हम्म, वैसा तो बाहर भी कुछ हुआ तो मेरा नेबर्स दिखते हैं मेरे को, मेरे घर के सामने वाले दिखते हैं, जी। मेरे किचन में से दूसरे वाले किचन के साथ बात कर रहे हैं, सब खाना पकाते पकाते एक लोगों से बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा एक जगह हो जहाँ हम काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो हम सब लोग का ड्रीम था धुन, जहाँ आप है अभी, जी जी जयपुर के बाहर। जी तो आप जरा धुन के बारे में बताइए कि ये क्या है, ये क्या बन सकती है ऐसे, ऐसे टाइम पे और ज्यादा लगता है कि धुन जैसा जगह चाहिए हमको। जी तो जी धुन के बारे में बताइए थोड़ा। जी। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति उसका जो पूरा पोटेंशियल है उसको उस पर वो पहले जानना चाहता है और उसके बाद अपने आप को तराशना चाहता है उस पोटेंशियल के अनुरूप। तो हम्म, उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और उसका जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है उसको हम्म, बनाने के अंदर। अ, हम्म, जो उसके अंदर का सोना है उसको तराशने के अंदर जो उसके फिजिकल एनवायरनमेंट उसके सोशल एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और करेक्ट। अभी अगर देखा जाए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर एक बच्चा या बच्ची जब से पैदा होता है और 5 साल का होता है, उन्होंने 20,000 सिगरेट्स के इक्विवेलेंट की जो हानि 20,000 सिगरेट करती है वो उनके उस वातावरण में रहने से हो जाती है। हम्म, एक एक सिंपल सा एक स्टैटिस्टिक है। अब करेक्ट। उस एनवायरनमेंट के अंदर एक अगर 5 साल का बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप वो ऑलरेडी रेस के अंदर बहुत पीछे स्टार्ट हो रहा है बाकी बच्चों के मुकाबले। तो फिजिकल एनवायरनमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत कम्युनिटीज के अंदर आप जब जाते हैं तो वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं, उनका मेल मिलाप कैसा है, वो लोग किस चीज की परमिशन देते हैं सोसाइटी, किस चीज की परमिशन सोसाइटी नहीं देती है, उस पे उसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेरे इंडिविजुअल पोटेंशियल को मैं पहुंच सकूं उस फासले को तय करने के अंदर। तो धुन का आइडिया ऐसे चालू हुआ था कि अ, अगर हम लोग कोई चीज ग्राउंड जीरो से चालू करें तो वो हम्म, क्या सबसे अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, हम्म, प्राकृतिक व्यवस्था कैसी सबसे अच्छी हो सकती है, और वो हम्म, सबसे अच्छी सोशल एनवायरनमेंट जो है करेक्ट। सोसाइटी वो कैसी हो सकती है, ये एनेबल करने के लिए कि जो लोग हैं वो अपने पोटेंशियल के मैक्सिमम पहुंच पाए, करेक्ट। दे आर एबल टू रियलाइज दैट ट्रूएस्ट पोटेंशियल। दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ धुन वाज। और ये सब या करना ऐसे है, ये डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि जो धरती है उसको हम लोग जितना उससे ले रहे हैं उससे ज्यादा दे पाए उसको, ताकि जो ये करेक्ट। डेवलपमेंट है वो हम 10 साल की या 20 साल की या 50 साल की नहीं सोच रहे हैं, हम लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन की सोच रहे हैं। तो करेक्ट। आइडिया उससे उनका वो हुआ था। सो इफ आई वाज टू जस्ट सम इट अप इन वन लाइन, वो ये रहेगा कि
can we create a physical and social environment that allows for people to have the freedom and the opportunities to realize their truest potential? This is the करेक्ट and in doing so, हम लोगों के जो पूर्वज हैं, चाहे जैसलमेर में रह रहे हो, हमारे पूर्वज ईरान में रह रहे हो, हमारे पूर्वज पेरू में रह रहे हो, उन पूर्वजों ने अपने लिविंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखी, अनुभव किया, इस जगह के साथ में, वातावरण के साथ में रहकर उन्होंने एक अनुभव करा। उस अनुभव से और आज जो दुनिया के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन दोनों से हम लोग सीख के ऐसी कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं। आपको मसलन करेक्ट मैं बताता हूँ कि हम लोगों के यहाँ पर धुन के अंदर हम लोगों ने अभी करीब 2.5 लाख पौधे लगाए हैं, 5.5 मतलब 530 एकड़ के अंदर। इसके अंदर 2 लाख पेड़ मैंने लगाए थे। इंक फेलो मेरा बहुत अच्छा मित्र, दोस्त, भाई शुभेंदु के साथ में उन्होंने 2 लाख पेड़ लगाए मियावाकी मेथड से, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट का मेथड है। हम लोगों ने जो बाकी प्लांटेशन करा बीच के अंदर धुन के साइड के, वो हम लोगों ने करा जो रेगुलर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं। तो अब देखिए, सिर्फ करेक्ट प्लांटेशन के अंदर मैंने कुछ जापान से सीखा, जो 30 साल पुरानी बात है। मैंने कुछ चीजें जैसलमेर से सीखी, जो सदियों साल पुरानी बात है। यहाँ पे जिस तरीके से पानी की व्यवस्था चल रही है, वो हम लोगों ने कुछ सीखी। जैसे रेगिस्तान जहाँ पे 10 सेंटीमीटर पानी होता है, वहां पे लोग कैसे खुद का पानी पैदा कर लेते हैं, वहां पर कैसे लोग खुद का अनाज उगा लेते हैं, कैसे लोग खुद का बाजरा उगा लेते हैं। तो उस चीज से वो जो एक विजडम है पूर्वजों का इकट्ठा करे हुआ इतने सालों का, वो एक बहुत अनमोल रत्न है। एंड देन करेक्ट एंड इसी तरीके से वो सब अब लेकिन आज जो हो रहा है समाज के अंदर, टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है एंड इट इज अ ग्रेट एनेबलर, इट इज अ ग्रेट टूल। तो हम लोग टेक्नोलॉजी से आज कैसे खरीद सकते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों ने पानी इकट्ठा करना सीखा 1000 साल पहले जैसलमेर के लोगों से, और हम लोगों ने प्रिसीजन फार्मिंग सीखी है इजराइल के अंदर जो आज हो रहा है उससे। सो बेसिकली मैं देखता हूँ कभी भी कोई कम्युनिटी बना रहे हो, डेवलपमेंट की परिभाषा ये अगर हो कि हम लोग धरती का सबसे ज्यादा ख्याल रख पाए, क्योंकि उसकी वही जननी है, उसी ने ही सब कुछ दिया है और वही सब कुछ देगी, उसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। और जो हमारे लोग हैं, वो सब लोगों के साथ में हाउ कैन वी डेवलप अ डेवलपमेंटल नैरेटिव whose sole focus is the development of human potential in a way that we coexist with trillions of other species of this planet who we are deeply करेक्ट interconnected with, and but we seldom realize it. इन ऐसा एक बात है कि आपका 500 एकड़ से ज्यादा है वहाँ, कोई भी डेवलपर हो वैसा तो पहले घर बनाता है, फिर देखता है कहाँ पेड़ रखें, फिर देखता है इन लोगों के लिए पानी कहाँ से आएगा। वैसा तो हमारा बाहर से कुछ आता है, हम्म, पानी ये सब करते। लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं कि पहले कितना पानी है यहाँ, कितना पानी इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ, हम्म, कितना पेड़ लगा सकते हैं यहाँ, इन जी लोगों इसके हिसाब से कितने घर बना सकते जी हैं। जी you're going reverse actually, जी and जी that is fantastic। ऐसे जैसा आपने अभी पेड़ लगा रहे हैं, उसका पूरा ग्रीन कवर चेंज हो गया वो जगह का। जी जी और अभी आप बोल रहे हैं कि पानी, हाउ मच वाटर आर यू कलेक्टिंग नाउ अभी वहां? वी आर अभी 300 मिलियन लीटर्स पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, हाँ हाँ इस जगह पे। जयपुर की जो या रेनफॉल है वो 60 सेंटीमीटर के आसपास है, 45 से 60 सेंटीमीटर के अंदर होती है। जो हमारा एरिया है, जो आसपास का एरिया है, उसका वाटर चैनल करके हम लोग करीब 300 मिलियन लीटर्स पानी अभी फिक्स कर रहे हैं जमीन के या अंदर। और ये अलग अलग या तरीके से कर रहे हैं। छोटे तालाब हैं, स्वेल्स हैं, वेल्स हैं, मेडबंदी है, फार्म बंडिंग जिसको बोलते हैं। इन सब तरीकों से इतना पानी इकट्ठा हो रहा है। जो आपने बोला कि पहले घर बना के फिर बाद में पेड़ सोचे, मेरे हिसाब से ये जो डेवलपमेंट की परिभाषा है ये गलत है मेरे हिसाब से। राइट या मैं मेरा बहुत छोटा अनुभव है, छोटी होते हैं, पर लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व करा है ऐसी जगहों पर, जैसलमेर जैसी जगहों पे जहां पर प्रकृति सबसे ज्यादा का जो संघर्षशील जो वहां की कम्युनिटीज हैं, प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस जो है वो उन्होंने प्रकृति ने दी हुई है उनको। लेकिन उन कंडीशंस के अंदर
लेकर भी वो कम्युनिटी पूरी आत्मनिर्भर, खुद कफील कैसे बनी है, दैट इज एन या इंस्पिरेशन। तो हम लोग ये देखते हैं, और करेक्ट। वो किन रीजन से बनी। और ये सिर्फ जैसलमेर की बात नहीं है, आप जंस्कार वैली की बात करें, लद्दाख के अंदर आप पेरू लेक टिटिकाका की बात करें, ईरान के अंदर बात करें जहाँ पे उन्होंने यमन के अंदर उन्होंने बात करें जहाँ पे मिट्टी के घर बना दिए उन्होंने। पूरी बात यह है कि दैट आप अपने आप को प्रकृति से बड़ा मानते हैं या आप प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं। सबसे बड़ी बात करेक्ट। तो उस थॉट प्रोसेस से चालू होती है। अगर आप अपने करेक्ट। आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जमीन है, ये जमीन क्या मांग रही है। ये जमीन अगर पेड़ मांग रही है तो आप सबसे पहले पेड़ लगाओ। आप अगर पानी पीने के लिए अगर आप निर्भर हो 50 किलोमीटर दूर किसी बांध से, इट्स नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट मॉडल। सो करेक्ट। आइडिया इज, पहले के लोग बेवकूफ तो थे नहीं, उन्होंने नदियों के पास के अंदर वो घरे जितना उनको पॉपुलेशन रख सकते थे उतनी रखी। The determining factor of density was always the potential of the land. और हम लोग राइट। उसी चीज पे चल रहे हैं। अब क्योंकि जैसे 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपका द वे दैट यू विल वर्क बहुत फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। अभी ऑलरेडी करेक्ट। कोरोना ने दिखा दिया कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लिविंग एनवायरनमेंट जो लोगों का है, कि मैं मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या, साफ पानी, पूरा पानी, सही खाना, सुंदर हवा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे लिए एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में सिटीज की डेफिनेशन बनी वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो मेरे को लगता है क्रिएटिव इकोनॉमीज के अंदर जब आज हमको एक मौका मिला है कि हम लोग दुनिया में कहीं पे भी हो, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल जो है उनका आज जो समय है वो आज से पहले कभी पॉसिबल नहीं था। जो एक करेक्ट। चीज है कि हम लोग दुनिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी आर ऑल कनेक्टेड। हम लोग एक दूसरे की सफलताओं और गलतियों से सीख सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो ये जो मॉडल है, ये इसकी जो सार्थकता है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है, वो आज सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से। और इसी वजह से और हम लोग अभी उस पर अग्रसर हैं। वैसे तो हम घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, सबसे कनेक्टेड है। आप जयपुर में हैं, मैं बैंगलोर में हूँ, हम लोग जी। बात कर रहे हैं और कहीं कहीं से लोग आके सुन रहे हैं। तो वैसा तो दुनिया बहुत कनेक्टेड है आज तो। हम्म। अ, और एक बात धुन का मेरा ये है कि जैसा घर आप बनाना चाहते हैं वो लोकल मेथोडोलॉजी से बनाना चाहते जी। हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आए पूरा ग्लास मेटल ये सब लगा दिए, फिर उसको एयर कंडीशन बना दिए अंदर। जी। जी। जो जैसा आप बोल रहे हैं जो प्रकृति के उसके पूरा विरुद्ध है वैसा। जी। लेकिन जी। वहां का प्रकृति क्या चाहती है, घर जैसा कैसा स्टोन, उधर हम्म। लोकल स्टोन यूज कैसा करें, वहां जाली लगाते हैं आप वो कैसा यूज करें। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा घर बनाना चाहते हैं आप। तो अब देखिए कि मैंने आपको जैसे बताया कि आप सबसे पहले तो प्रकृति का अपने आप को हिस्सा मानते हैं, या उसके विपरीत कुछ करके वो ईगो मानते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दैट्स अ हम्म। फंडामेंटल थिंग। मैं ये मानता हूँ कि आपको कान अगर ऐसे पकड़ सकते हो तो ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप करेक्ट। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जाओ, मिट्टी को बहुत सुंदर तरीके से बहुत जगह पे यूज करा हुआ है। मिट्टी हम्म। इज वन ऑफ द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली एफिशिएंट मटेरियल्स। सब जगह पे एकदम रेडिली अवेलेबल होती है। उसके साथ में एक्सपेरिमेंटेशन करके, स्ट्रेंथ टेस्ट करके, हम लोग मोस्ट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन हियर विल बी ऑफ मड, हम्म। रैम्ड अर्थ कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। हम्म। ऐसा कंस्ट्रक्शन कि आपने अगर आज कुछ बनाया और 150 साल बाद में, मैं कुछ किलों की रेस्टोरेशन के अंदर काम करता हूँ, उन्होंने पत्थर और चूने से बहुत सारी चीजें बनाई हैं। हम लोग 300 साल बाद कुछ चीजों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं, वही पत्थर और वही चूना वापस काम में ले रहे हैं, और वो उसी राइट। साइड से निकला हुआ है। वो उसी साइड से निकला हुआ है। तो जब हम लोग राइट। बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन डिजाइन, तो जो हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने जो रिसर्च कर रखी है, उसके साथ में हम लोग आज जो जानते हैं दुनिया के बारे में वो मिक्स कर दें, तो सबसे अच्छे, सुंदर और सबसे सजग सॉल्यूशंस वहां से मिल सकते हैं हम लोगों को। हम लोगों की कोशिश धुन के अंदर वही है। हम लोगों के इमीडिएट मटेरियल्स है 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग अगर 90% मटीरियल बिल्डिंग का इस एरिया के अंदर से निकाल पाए, तो द कम्युनिटी इज गोइंग टू बी ग्रीन इन करेक्ट। एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। और
ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ बोलने के लिए अच्छा नहीं है। आप अगर थर्मोडायनेमिकली साइंटिफिकली अगर मेजर करें आर्किटेक्चरल मटेरियल्स को, तो जो लोकल मटेरियल होता है उसको सार्थकता से अगर यूज करा जाए थर्मोडायनेमिकली, इट इज अ लॉट मोर एफिशिएंट देन एनी ऑफ द अदर मटेरियल। वैसा जैसा पेड़ भी, वहां का जो पेड़ रहना चाहिए वही पेड़ डालना चाहिए। वहां एकदम का सही बोला। जैसा बिल्डिंग मटेरियल होता है वहां का बिल्डिंग मटेरियल करना जी चाहिए. So I just want to acknowledge, we have Aditya saying you're an inspiration, and Shiloh is there. She's saying that civilization always responds to environments they arise in, which is या so true. फिर आपने अच्छा environment बना दिया तो अभी तो कोशिश है, अभी हमारे कोशिश चल विचार रही है, भी अभी अच्छे, कोशिश चल रही है, या अभी कोशिश चल और रही है। हमारा थॉट्स भी अच्छे होते हैं और हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है. जैसा एनवायरनमेंट है वैसा हम बिहेव करते हैं. जी तो जी तो अगर हम ऐसा जगह बनाए जहां हम काम कर सकते हैं, जैसा आपने बोला क्रिएटिव इकोनॉमी है, अभी ऐसा नहीं है कि खाली एक बड़ा फैक्ट्री बनाए तो वही काम चलेगा. लेकिन आजकल एक एक रूम में दो कंप्यूटर के साथ भी लोग बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं. अब जी। और बोलिए, आपका बहुत इरादा है कि पुराने क्राफ्ट्स को वापस लाए, जी उससे काम किए हम धुन का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं लोकल क्राफ्ट्समैन की वजह से. तो आप थोड़ा वो लोकल क्राफ्ट्समैन के बारे में थोड़ा बताइए. देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा शाइलो ने बताया था कि जो भी सिविलाइजेशन हुआ इट वाज ऑलवेज अ रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप हो। अब क्या हुआ राइट. कि राजस्थान में एक सिंपल सी चीज है, घरों के बाहर लोग टांचा मारते थे। वो टांचा इसलिए मारते थे, छोटे छोटे परफोरेशन वो करते थे, परफोरेशन या फिर उसका अनइवन सर्फेस करते थे, ताकि वो चीज माइक्रो शैडो कई सारी क्रिएट हो उसके सरफेस के ऊपर। तो धूप के अंदर है, धूप तेज पड़ती है, लेकिन उन्होंने माइक्रो शैडोज बना दी सारी की सारी दीवार पे, तो उसकी थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी बढ़ गई। अब वो चीज जो आगे के लोग हुए जिनके पास में पैसे थे, उन लोगों ने उसकी नक्काशी बनाने लग गए। फंक्शन वही है उसका, माइक्रो करेक्ट. शैडोज क्रिएट करने का, लेकिन उन्होंने नक्काशी बन गई। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जो प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा लॉजिकल थी वो इस कदर रिफाइन हो गई कि वो एक आर्ट फॉर्म बन गई, और वो आर्ट करेक्ट. फॉर्म्स जानने वाले आर्टिस्ट अब बचे हुए हैं। हम लोग धुन के अंदर एक स्टेपवेल बना रहे हैं, वहां पर जो एक एक नॉलेज होती है स्टेपवेल बनाने की, जिसके बेसिस के ऊपर पूरा राजस्थान ने पानी पिया, वो नॉलेज आप बिलीव नहीं करेंगे कितने कम लोगों के पास में अब बची है, कितने कम लोगों के पास में बची है। तो आइडिया ये है कि जो वो नॉलेज, जो विजडम उनके आर्ट फॉर्म के थ्रू उनके अंदर समाया हुआ है, उसको आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से हम लोग लेकर आए, और उसका क्या यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा करा जाए। दैट इज द फॉर्म। इट इज नॉट आप समझे, जो धुन के अंदर हम लोगों का एंडेवर है वो ये नहीं है कि पुराना जो चीज था हमारे पास में, चाहे आर्ट फॉर्म हो चाहे कोई क्राफ्ट हो, या. उसको एक फ्रेम के अंदर लगा के बता दी कि जी ये पुराना है। वी डोंट वांट टू लिव इन द पास्ट। हम जो बीत करेक्ट. गया, जो भूतपूर्व है, उसके अंदर रहना नहीं चाहते। हम लोग वहां करेक्ट. से सबसे अच्छी जो चीजें हैं, अब पहले के अंदर भी बहुत जमाने में बहुत अच्छे काम हुए, बहुत खराब काम हुए। हम लोग जो अच्छा है उसको जेब में रखो, आप आगे चलो, और जो उसकी सार्थकता है उसको आपकी अभी के सिस्टमिक रूप के अंदर ढाल के आज के लिए आप सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या आप दे सकते हैं, उस पे काम करेक्ट. कर रहे हैं। और दोनों हम लोगों के लिए पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है वो डेवलपमेंटल नैरेटिव तय करने का। और ऐसा है कि ट्रेडिशन से सीखो जो अच्छा है, उसको मिलाओ जो आधुनिक नागरिक जी। में क्या है उससे मिलाओ. ऐसा है आज कि आज वाईफाई आधुनिक आधुनिक आवश्यकता क्या है, आधुनिक आवश्यकता क्या है? जी क्योंकि हमको क्राफ्ट्स भी चाहिए और वाईफाई भी चाहिए, दोनों चाहिए. जी तो ये जी दोनों कैसा मिल जी सकते हैं? जी तो जी थैंक यू सो मच. मैं समराइज करना चाहती हूँ ऐसा. फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, होटल बिजनेस इज डिफिकल्ट राइट नाउ, लेकिन जैसे आपने बोला, शायद ये हम सबको एक मौका दे रहा है कि सब स्टॉप करके सोच लो कि कहाँ जाना जी है. बस
if we don't do it ourselves, the nature does it for us, right? Yeah. तो ऐसा मौका मिला आपको सोचने के लिए और ऐसा जगह बनाने के लिए जैसा जहाँ हम सब लोग मिलके रह सकते हैं, एक दो रात के लिए नहीं, वैसा जी पूरे जिंदगी मिलके रह सकते हैं। सो हमको भी बहुत एक्साइटेड है, हम इंक के साथ आप काम कर रहे हैं, देखेंगे। जी हम इंक का एक इंक्यूबेटर वहां लगा देंगे, हम सब आके वहां काम करके वहीं ठहर के सब लोग जी जैसे सब लोग जो है फेलो सब वहां आएंगे। जी। तो ये साल बहुत प्लान्स है, तो तो बस देख वही है लेंगे। कि कैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें दुनिया का जो सब कुछ अच्छा हो रहा है वो करेक्ट। इस इस जगह पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अपनी दुनिया में लेकर आए और हमारी दुनिया की जो चीजें हैं जो दुनिया के काम आ सकती हैं वो हम लोग इस माध्यम करेक्ट। से दुनिया के साथ में शेयर करें। तो करेक्ट। वो ही एक गोल है इस करेक्ट। प्रोजेक्ट को बनाने का। थैंक यू। अच्छा हुआ आपका ईद का चांद आपके पीछे है और आप जी धुन में हैं, तो अभी देख लेंगे क्या क्या आएंगे। थैंक यू वेरी मच मानवेंद्रा। You're बाय। most welcome. Thank you so much. Bye. बाय। Thank you everyone who logged in. Namaskar. थैंक्स। तो सब लोग थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।